Welcome to the space where stories truly come alive. This is Magic Moments with Anjali Arora, unfolding the passion journeys. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैजिक मोमेंट्स विद अंजलि अरोरा। आज का जो एपिसोड है ना, बहुत ही खास है। इसीलिए वैसे तो मुझे शायरी वायरी इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मगर जब मैंने सर को काफ़ी जगह फॉलो किया तो मैंने कुछ लाइनें सर के लिए लिखी हैं जो मैं आप लोगों को देखकर पढ़ना चाहूँगी। मैंने लर्न करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। सो कैनवस पर रंग नहीं भावनाएं उतारते हैं, कैनवस पर रंग नहीं भावनाएं उतारते हैं, भारतीय संस्कृति को अपनी कला से संवारते हैं। हर रेखा में एक साधना, हर कला में एक बात है, हर रेखा में साधना, हर चित्र में एक बात है। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि पद्मश्री वासुदेव कामत जी हमारे साथ हैं। सर वेलकम टू द शो। नमस्ते सबको। माफ करिएगा, थोड़ी सी मैंने कोशिश की थी। मैंने बहुत अच्छा है सर, ये मेरा एक ड्रीम एपिसोड है। जब मैंने एक्चुअली में इंटरव्यूज लेना स्टार्ट किया था तब सर के साथ मेरी बात हुई थी और सर ने मुझे, कोविड टाइम्स का टाइम था, हम लोग वर्चुअली हमने शो किया था। तो सर आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज हमारे शो पर आप आए हैं। आपका बहुत 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 ही स्वागत है जी। प्रणाम, नमस्कार। सर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो हमारे शो की टैगलाइन है, दैट इज अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी, जुनून। तो आपके हिसाब से एक कला के लिए, एक कलाकार के लिए जुनून की कितनी अहमियत है? कलाकार का जो कर्तव्य होता है वो यही होता है कि वो अपने विचारों को, अपने हेतु जो होते हैं उस लिए वो कलाकृति का निर्माण करें। और सिर्फ ब्रेड एंड बटर का सवाल नहीं है जी, वो तो बाय प्रोडक्ट है कि वो काम करता है तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न आता ही है जी। लेकिन वो हेतु समझ के या उस स्कोप के, आज की जो जनरेशन है वो हर एक शिक्षा के लिए या कुछ अपनाने के लिए इसमें स्कोप है क्या, ऐसा सोचते हैं। यही क्वेश्चन आता है पहले। हाँ, तो ये स्कोप सोचकर मैंने कला का अंगीकार नहीं किया क्योंकि बचपन से ही कला में रुचि थी। मतलब अल्फाबेट्स ABCD सीखने के पहले ही मैं ड्राइंग करता था। अच्छा। तो उस समय से लेकर आज तक, मतलब बाकी पढ़ाई भी मैंने की, स्कूल में पढ़ाई अच्छी थी, स्कूल में पढ़ाई में मैं पीछे था, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन पेंटिंग करना, आर्टिस्ट होना, यही मेरा मकसद था। और अच्छा पेंटिंग बनाना, सुंदर पेंटिंग बनाना, ये तो जैसे शिक्षा होती है, जैसे पढ़ाई होती है, वैसे आगे बढ़ते बढ़ते काम करता है। लेकिन केवल कला या सौंदर्य या ब्यूटी लाने के लिए नहीं है, सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। वैसे कहा जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी ललित कलाएं हैं, इस ललित कला में यह एक उपजत गुण होता है जी, कि उसमें सौंदर्य होता है, ब्यूटी होती है और अट्रैक्शन करने की भी क्षमता रहती है। तो फिर ये दोनों चीजें जिस कला में आते हैं, उसी के साथ जो उसका आस्वादन करते हैं, जो उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो आस्वादक होता है, तो वो भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसको एंटरटेन करने की क्षमता भी हर एक कला में, ललित कला में है। तो जैसे कुछ हिंदी फिल्म में मैंने सुना था कि एंटरटेनमेंट क्या होता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए तीन मकसद बोलते हैं, फिर वही है। तो वैसा नहीं है, ऐसा मुझे कहना है। अच्छा। कि कला में एक गुण जरूर है कि कुछ बातें बताने, अभी किसी को मुझे कुछ कहना है तो मैं पुकारता हूँ, तो अपनी कला भी पुकारती है। और वो पुकारती है तो उसके जो अप्रिशिएटर है, उसके जो आस्वादक है या रसिक है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन बाद में आप उसको क्या कहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ट्रू। क्योंकि कला निर्मित होने के पश्चात, विशेषता दृश्य कला में, यह ऐसी कला है कि हर एक कलाकृति उस कलाकार से भी अधिक आयु लेकर जन्म लेती है।
सही इतने बात। साल के पश्चात हम आज भी मोनालिसा पेंटिंग क्यों देखते हैं? इतने सालों के पश्चात, हजारों वर्षों के पश्चात हम टेम्पल्स के कार्विंग्स या गुफाओं के चित्र, जो अजंता के, ये सब क्यों देखते हैं? क्योंकि जिन्होंने बनाया उनको कितनी आयु थी, उतना तो उसने कर दिया, लेकिन वो कलाकृति आज भी लोगों को कुछ ना कुछ जीवित रहकर उसका मकसद बताती है। तो उसी प्रकार अपने दृश्य कला में भी ये इतना आवश्यक है। तानसेन का नाम सुना है, लेकिन तानसेन की आवाज तो आज हम नहीं सुन सकते। लेकिन वो कला ही वैसी है कि उसी समय परफॉर्म होती है और उसी समय आस्वाद लेते हैं, बाद में हिस्ट्री रहती है। हाँ। लेकिन दृश्य कला ऐसी है कि जो कुछ निर्माण किया है वो आज भी होता है। इतिहास के विजुअल पन्ने हैं वो। तो इस दृष्टि से मैं कला की ओर देखने लगा कि केवल अट्रैक्ट करने के लिए कला निर्मित नहीं करनी है, या केवल मेरे वैयक्तिक आनंद के लिए कला निर्मित नहीं करनी है। तो हम अपने जो आइडियाज है, आइडियल्स हैं, वो भी अपने कला के थ्रू लोगों के सामने रखे और अपने पश्चात भी अपनी कलाकृति वही बात बताए। तो ये हेतु ध्यान में रखते हुए मेरी कला निर्मित शुरू हुई। तो इसीलिए वहां से शुरू हो गया। जी। और इसीलिए मैंने, वैसे हम लैंडस्केप भी करते हैं, पोर्ट्रेट भी करते हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, ये सब जो बातें हैं ना, वो हमारी जो अचीवमेंट है वो दिखाने के लिए। लेकिन हिस्ट्री में जो नोटिंग होता है वो कंट्रीब्यूशन का होता है, अचीवमेंट का नहीं। ट्रू। अचीवमेंट ऑलवेज, अचीवमेंट्स, ऑल अवार्ड्स, अपने फिर जो कुछ सम्मान, वो सब अपने बायोडाटा में जाके बैठता है। और बायोडाटा हमेशा एक क्या बोलते हैं, लिमिटेड चीज है, लेकिन एक बक्से की तरह है। जो कुछ है वो बायोडाटा में जाके बैठता है। लेकिन आज भी हम कुछ देते हैं, वो नई चीज होती है। तो ये नई चीज देने के पश्चात जो अपनी कला को या कलाकार को ध्यान में रखते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट कि ही इज अ लिविंग आर्टिस्ट। पहले कभी किया था, पहले कुछ करता था, वैसा बताने के लिए बायोडाटा होता है। राइट। तो बायोडाटा सही में उसका सिर्फ पास्ट परिचय होता है। प्रेजेंट जो है वो आज क्या दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट, हाउ इज कंट्रीब्यूटिंग एट प्रेजेंट। सर, जैसे आपकी जर्नी तो मैंने आपके इंटरव्यूज में सुनी है कि बचपन से आपने जैसे ये पैशन स्टार्ट किया, और हमारे शो पर भी ये बात हो चुकी है। आज मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को जैसे होता ना एट प्रेजेंट, अगर आपके आर्ट के बारे में विचार पूछे जाएं, तो आपको क्या लगता है? जैसे कोविड टाइम्स में बहुत सारे कलाकार बने थे, बहुत जनों ने अपना पैशन फॉलो किया, जो कला को जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे, मगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे थे। कोविड टाइम्स ने सबको समय दिया कि वो लोगों ने वो शुरू किया। तो कला की कोई ऐसे होता है क्या, बॉर्न आर्टिस्ट ही हो वो ही कलाकार सफल हो सकता है, या सीखने से भी आर्टिस्ट बन सकता है? देखिए, अपने भारत में इस प्रकार की विचारधारा है कि कोई भी अच्छा कलाकार बनता है तो कहते कि ये बॉर्न आर्टिस्ट है, क्योंकि बचपन से रुचि है तो बॉर्न आर्टिस्ट ही है। या तो कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि इनके दादा परदादा ऐसे चित्रकार थे या शिल्पकार थे, तो उनकी परंपरा से या उनके अनुवंशिकता से कला आई है। ये अपने यहाँ विचारधारा है। और कोई तो कहते हैं कि गए जन्म का भी उसका कुछ पुण्य था, कि वो गए जन्म में कुछ बाकी था, वो इस जन्म में पूरा कर रहे हैं जी। तो ये विचारधारा तो चलती रहती है, लेकिन वैसे ही करेंगे तो हर कोई सोचेगा मेरे तो गए जन्म का कुछ है ही नहीं, और मैं तो बचपन से पेंटिंग कभी किया ही नहीं, तो मैं कभी आर्टिस्ट बनूंगा ही नहीं। तो इस प्रकार की भी एक आशंका, जिसके मन में कला के प्रति कुछ करने की शंका होती है, तो उसके मन में ये आशंका आ सकती है। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जिस समय कागज के ऊपर हाथ में पेंसिल या पेन आता है और कुछ लिखने के साथ साथ कुछ ड्रॉ करने की इच्छा मन में होती है, उस समय आपका आर्टिस्ट आप में बॉर्न होता है। क्या तो बात है। कोई जरूरी नहीं कि बचपन से ही आर्टिस्ट होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हर कोई अपना पेंटिंग एग्जिबिट कर सके, लेकिन वो अपने संतोष के लिए विजुअल आर्ट के थ्रू कुछ अपना विचार व्यक्त करने के लिए इस क्षेत्र में उतरना चाहता है तो वो कभी भी कर सकता है। ऐसी कोई जरूरत नहीं। हो सकता है कि कभी ऐसे बहुत उदाहरण है कि कोई पहले से एमबीबीएस डॉक्टर थे या कुछ थे, लेकिन बाद में आर्टिस्ट हुए।
कोई तो ऐसे हैं कि जो आर्टिस्ट है लेकिन वो एक्टर बन गए, कोई तो ऐसे हैं कि डॉक्टर थे लेकिन अभी डायरेक्टर बन गए। तो ये जो पैशन होता है वो हर एक का, जो सही में उसके अंदर जो जिज्ञासा होती है वो जाग उठती है। तो पढ़ाई जो है वो सिर्फ बेस में रहती है और उसके ऊपर वो अपने विचारों को अपने पास जो कला है उसके माध्यम से बताना शुरू करता है। तो ये मेरा हमेशा कहना है कि कोई ऐसा विचार रखते हैं अपनी परंपरा के अनुसार, जो इंडियन भारतीय विचार सरणी है कि आर्टिस्ट बॉर्न होता है, आर्टिस्ट गए जन्म का होता है, आर्टिस्ट जो कुछ करता है वो भगवान की देन है, ये सब कुछ अच्छी बात है। कोई लोग अच्छे सोचते हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन जिसको उस क्षेत्र में पदार्पण करना है, कुछ काम करना है, तो वो किसी भी उम्र और किसी भी क्षण कर सकता है। राइट। मतलब सर का मानना है कि आर्टिस्ट आर नॉट बॉर्न, आर्टिस्ट कैन बी बॉर्न एनी टाइम, आर्टिस्ट विद इन यू। जब भी मन करे कैनवस उठाओ। सर मैंने भी ऐसे एक बार कोशिश की थी, मैंने कैनवस उठा के कुछ बनाने की कोशिश की और अच्छा भी बना। तो ये है कि प्रोजेक्ट्स तक ही वो है लिमिटेड, में घर की आर्टिस्ट हूँ, बट यस मजा तो बहुत आता है, बिकॉज व्हेन वी आर विद द पेंटिंग और वी आर ड्राइंग समथिंग, दिमाग में जो हम लोग का ऐसे ही फ्री जो एक फ्लो होता है भावनाओं का, वो बहुत मायने रखता है, एंड वो कैनवस पे देख के खुद को ही खुशी होती है। तो सर आपका पहला पोर्ट्रेट किसका था? अरे ये बात बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने अभी मेरे सुबह ही मेरे मित्र ने पूछा था, सर आपका पहला पोर्ट्रेट कौन सा है? और उसी ने पूछा था यही प्रश्न। मतलब इतने पोर्ट्रेट किया है, वो पहला कौन सा मुझे याद नहीं है। याद नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस समय मैं 2-2.5 साल का था या 3 साल का था और घर की दीवारों के ऊपर चौक से नहीं तो कोयले से ड्राइंग करता था, तो उसमें वो रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी ऐसे सब ड्रॉ करता था, लेकिन उसमें कुछ लोगों के भी चित्र में निकालता था। अच्छा। और मैं कहता था कि ये अच्छी गाड़ी है, देखो दादी को मैं बोलता था, दादी यहाँ जगह है, यहाँ आप बैठ सकते हैं। तो उसमें जो ह्यूमन फिगर पहली बार मैंने बनाया, तो वो मेरा पहला पोर्ट्रेट। तो इसी प्रकार होता है, जैसे प्री हिस्टोरिक आदि मानव ने दीवारों के ऊपर कुछ पेंटिंग निकाले, लेकिन कुछ उसमें ह्यूमन फिगर्स निकाले। तो ह्यूमन फिगर कैसी होती है, तो वो अन्य लोगों के पास भी देखता है और कभी तो पानी में अपना रिफ्लेक्शन भी देखता है, तो उसके अनुसार वो पहली बार उसने जो ह्यूमन फिगर निकाली वो तो पोर्ट्रेट ही है। ट्रू। कैसे हुआ है कितना सफल हुआ है ये बात नहीं है, लेकिन उसके मन में अपने बारे में कुछ कहना, अपने बारे में कुछ लिखना, तो अपने बारे में कुछ ड्रॉ करना, यह भी एक पोर्ट्रेट होता है। तो पोर्ट्रेट मतलब यही नहीं कि सिर्फ सामने बैठे हुए आदमी का पोर्ट्रेट करना या मेमोरी के लिए पोर्ट्रेट करना, लेकिन एक मन में जो विजिगीषु वृत्ति रहती है कि चलो मैं कुछ ऐसे व्यक्ति को साकार करूं। होता क्या है कि हर एक के मन में जो विचार होता है वो अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जी। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग रियलिस्टिक में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मन में है वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, लोगों को मालूम नहीं। लेकिन जब बताते हैं तब मालूम होता है कि इसके मन में क्या है। जब वो एक्ट करता है तब मालूम होता है कि वो क्या बताना चाहता है। इसी प्रकार जिस प्रकार वो लिखता है तो फिर उसके मन में क्या चल रहा था वो पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार चित्रकार उसके मन में क्या है वो ड्रॉ करके बताता है, तब चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। मतलब वो चित्रकार की जो भावनाएं हम कैनवस में पढ़ सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि तुम हमारा मन पढ़ सकते हो, कि चित्रकारों का मन पढ़ना है तो यू टू सी देयर पेंटिंग्स एक्चुअली। जी। सर मैं आपकी एक तारीफ करना चाहूंगी, आपकी स्माइल मुझे बहुत पसंद है शुरू से। आप बहुत कम स्माइल करते हैं। जब मैं आपको सच्ची में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, आज थोड़ा मौका मिला है, तो जब मैंने पहली बार आपकी फोटोज वगैरह देखी, मुझे लगता है सर बहुत गुस्से वाले हैं, मैं उनसे कैसे पूछूं, क्या मुझे बोल देंगे। लेकिन जब हमने शो किया और आप उसमें स्माइल करना, अरे यार मुझे अलग, मतलब बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम किसी को देख के जजमेंट्स करने लगते हैं, लेकिन आपकी स्माइल एक्चुअली में आई लाइक इट। सो सर, कमिंग बैक टू द आर्ट,
सर जैसे होता है कि अभी आपने कहा कि चित्रकार अपनी भावनाओं को वहां पर व्यक्त करता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी कलाकार को, मैं सर ये जो भी स्टूडेंट्स है जो सीख रहे हैं उनके हिसाब से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, टेक्निक्स और इमोशंस को कैसे बैलेंस करना चाहिए कैनवस के ऊपर? जी जी जी। टेक्निक जो है ना वो उसकी तपस्या से आता है, क्योंकि बार बार जब वो काम करता है और बार बार काम करने के पश्चात वो एक इजीनेस फ्लो आ जाता है, उसी को आज की भाषा में स्टाइल कहते हैं। जी जी। या तो टेक्निक कहते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ या तो अपने दोस्तों में कहता हूँ, स्टाइल के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, फिर वो कृत्रिम हो जाती है। लियोनार्डो की कोई स्टाइल नहीं है, रेमरा की कोई स्टाइल नहीं है, धुरंधर चित्रकार थे उनकी कोई स्टाइल नहीं है। वो अपनी तपस्या से, सहजता से जो काम करते रहे वो उसकी स्टाइल बन जाते। वो स्टाइल है ऐसे क्यों हम कहते हैं? क्योंकि बाकी लोगों से कुछ अलग है, वो उनकी पहचान है। तो स्टाइल ये पहचान होती है, वो उसका टूल नहीं है। तो उसी प्रकार जो इस प्रकार से काम करते 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 एक पद्धति आ जाती है, वो शैली, वो स्टाइल बनकर या तो टेक्निक बनकर आती है। और वो भी अपने अपनी तपस्या के रुचि से आता है। किसी को ऑयल पेंट में काम करना अच्छा लगता है, किसी को वाटर कलर में काम करना अच्छा आता है, किसी को सभी माध्यम आता है, लेकिन जो भी माध्यम आएगा उस प्रकार वो काम करते हैं। तो उनको जो बताना है वो बताते समय उसका जो पर्पस है, वो हेतु जो है, वो चित्र से प्रकट होता है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन उनकी स्टाइल मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं पेंटिंग देखती हूँ या पेंटिंग उसको खरीदती हूँ या तो उसका कलेक्शन करती हूँ। तो इस प्रकार का वैयक्तिक रुचि हो सकती है, लेकिन किसी के वैयक्तिक रुचि के लिए स्टाइल होती नहीं है, लेकिन वो परिपूर्ण होती है शैली उसकी, कि उसके अनुसार उसका काम वो उसका हेतु के साथ प्रकट होता है जी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन होता क्या है कि आर्ट स्कूल की 4 साल की या 5 साल की पढ़ाई होती है, तो 5 साल तक वो स्टूडेंट ऐसे ही सोचते रहेगा कि मेरी कुछ अलग से स्टाइल आनी चाहिए। तो कोई कहता है कि अरे आपके पेंटिंग फलाने फलाने आर्टिस्ट जैसी होते, तो फिर उसको और एक प्रश्न आता है, अरे मेरी स्टाइल कैसे फिर वो चेंज करने में पड़ता है। तो ये ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन वही होता है कि जो आपके अंदर से आता है। बाहर से देखकर जरूर करे, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आपके कला में जो है वो अंदर से आना चाहिए। ट्रू। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम कभी कभी मराठी में या हिंदी में भी शब्द प्रयोग करते हैं कि जो देखकर काम करना वो अनुकरण के लिए नहीं है, लेकिन देखकर जो कुछ दिखाई देता है उसका चिंतन करके जो कुछ प्रकट होता है वो अनुकीर्तन होता है। मतलब कथा तो अपने परंपरा में कोई चलती है, लेकिन कीर्तनकार उसको इस प्रकार से बताता है कि जो कथा से भी ज्यादा प्रभावी लगता है। तो उसी प्रकार देखकर चिंतन है, वो चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कला के या किसी विद्या के 3 सोपान होते हैं, 3 सीढ़ियां होती है जी। और वो 3 सीढ़ियां ऐसे है कि वो वैसे बात बताया जाए तो भगवान बुद्ध ने ये 3 सीढ़ियां बहुत साल, 2500 साल पहले बताई कि ज्ञान जो होता है ना, ये जो प्रज्ञा जो होती है वो 3 सीढ़ियों की होती है। एक होता है श्रुतमयी प्रज्ञा होती है कि जो सुना है, पढ़ा है, किसी ने बताया है, तो ये श्रुत है, वो ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि चिंतन में ही प्रज्ञा होती है कि सुना तो है, पढ़ा तो है, लेकिन उसके ऊपर आपका खुद का कुछ विचार है कि नहीं। और बाद में वो कहते कि भावना में ही प्रज्ञा है। तो भावना में मतलब भवित होना, भावना मतलब एक्सप्रेशन नहीं है। भावना पुराने शब्द में होता है कि उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना। तो इस प्रकार अनुभव जब करते हैं और वो बाद में जो प्रकट होता है वो सही ज्ञान होता है। और ये सिर्फ 2500 साल में उन्होंने
ज्ञान ज्ञान के क्षेत्र में या ध्यान के क्षेत्र में बताया होगा, लेकिन आज इसके लिए जो इम्पोर्टेंस है वो किसी भी ज्ञान में, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं या नहीं, तो ऑब्जर्वेशन करें, जो कुछ चलता है दुनिया में या इर्द गिर्द होता है उसका ऑब्जर्वेशन करना, बड़े बड़े पेंटिंग्स देखना, म्यूजियम देखना, ये सब जरूरी है। राइट। हाँ, फिर बाद में उसके ऊपर चिंतन, तो फिर मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, उसका ये नहीं, आप सोचो तो ऐसा ये अच्छा क्यों है, क्या मेरा भी ऐसा अच्छा हो सकता है क्या, ये चित्रकार यदि इस प्रकार से देखता है तो मैं किस प्रकार से देखूं, तो ये चिंतन होता है। और बाद में प्रत्यक्ष कृति, मतलब देखता भी है, ऑब्जर्वेशन भी करता है, लेकिन सोचता भी है, लेकिन करता कुछ नहीं है। राइट। तो ये तीनों सोपान एक साथ चलती है, ऐसे मतलब कि पहले ये करेंगे बाद में नहीं, तो एक साथ ये चीजें होती है। तो ये जब होता है, मतलब आपकी कृति चिंतन के साथ जब आती है तब वो अच्छी चित्र, ये तीनों सोपान में से किसी को हम अवॉइड नहीं कर सकते जी, क्योंकि देखकर करना लेकिन कुछ सोचना नहीं तो वो सिर्फ कॉपी होता है। लेकिन सोच रहा है, कर रहा है, लेकिन देखता कुछ नहीं, मतलब अनुभव कुछ नहीं, तो उसको ट्रुथ का या सत्य का कोई आधार नहीं रहता। और देखता है और सोचता भी है लेकिन करता कुछ नहीं है, तो उससे वो प्रोसेस इनकम्प्लीट है। तो ये से तीनों सीढ़ियां इंपॉर्टेंट है, और वो सभी क्षेत्र में कोई भी ऐसी कला नहीं है। एक्टर भी काम करता है, तो कभी कभी हम किसी एक्टर के साथ बात करते थे, तब उन्होंने बताया था कि हमें इर्द गिर्द हम देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कि इस पात्र के लिए हमें क्या एक्शन करना है। तो भी हर एक की स्टाइल अलग होती है, लेकिन वो कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन वो अंदर सोचते हैं कि इस प्रकार कैसे काम करना। तो ये जो है ना, वो हर एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र बचा नहीं है ज्ञान का कि जिसमें ये 3 सोपान नहीं है। तो ये अपने यहाँ बहुत चिंतन और विचार के लिए ऑब्जर्वेशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, और उसी के अनुसार काम करना, तो फिर वो परमानेंट हो जाता है, क्योंकि जो कुछ आपने प्रकट किया वो परमानेंट हुआ। सर, अभी जैसे आपने कहा कि हमें हमेशा होता ना, हम लोगों को ऑब्जर्व भी करते हैं और उस पर लर्न करके हम उसको अपने वे में ड्रॉ करते हैं, मगर बहुत बार ऐसे होता है सर कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि जो बिक रहा है मैं वो बनाऊंगा। ऐसा होता है कि बहुत सारे गैलरीज में वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या गैलरी में क्या सेल हो रही है। इस बारे में सर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अपने यहाँ जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं ना, उस पुरुषार्थ में अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहना कोई बुरी बात नहीं है जी। और व्यवसाय यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से काम करने के लिए हम जो कुछ करते हैं उसमें इनकम सोर्स रखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये। लेकिन सिर्फ उसी का विचार करके ही काम करेंगे तो बहुत मुश्किल आ जाती है जी। मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि एक बुजुर्ग चित्रकार थे, मैं नामाभिमान नहीं करना चाहता, और वो सिंसियरली मुझे एक बार बोले कि कामत जी, आप जो पेंटिंग करते हैं वैसा पेंटिंग हम क्यों नहीं कर सकते, हमें क्यों नहीं आता है। हमारी भी पेंटिंग बहुत लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन आपके पेंटिंग में जो विचार होता है, आपके पेंटिंग में जो थॉटफुलनेस रहता है, वो लाने के लिए या उस प्रकार का काम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि आप तो बुजुर्ग है, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ, लेकिन आप ये बात मुझे मत पूछिए। नहीं, आप उम्र भूल जाइए, लेकिन मुझे बताइए ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला कि आप बुरा ना माने, आप एक दिन एक पेंटिंग ऐसा बनाइए कि जो कोई खरीदेगा नहीं। अच्छा। तो वो चौंक गए, क्या बात करते हैं। तो मैंने बोला ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब भी आप कोई बोर्ड लेते हैं या पेपर लेते हैं या कैनवास लेते हैं, तो काम शुरू करने के पहले ही सोचते ये जो मैं बनाऊंगा
ये बिक तो जाएगा ना। हाँ, ये बहुत बार आता है। तो इस कारण से क्या हुआ है कि कभी कभी हो सकता है कि एक अच्छी कल्पना आएगी आपके मन में, लेकिन वो करने के लिए जाऊं, अरे ये कौन खरीदेगा, ये इसका कोई, तो इस कारण से बहुत से ऐसे विचार है, बहुत से ऐसे संकल्पनाएं हैं कि जो आपके मन के अंदर दबी हुई है, क्योंकि वो बिकेगा नहीं इसलिए बाहर आया ही नहीं। तो अपना ही एक मन का अच्छा गुण होता है कि मेरे मन के विचारों को प्रकट करने के लिए निसर्ग ने या परमेश्वर ने ये शक्ति दी है, और मैं उसका कुछ उपयोग ही नहीं कर रहा हूँ। राइट। तो बिक जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन बिकने के लिए ही काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो ये खुद की कला शक्ति के ऊपर अन्याय है। तो ये बहुत आवश्यक है। मैं एक उदाहरण के लिए और एक बताता हूँ कि किसी एक आर्ट कैंप के साथ मैं लैंडस्केप के लिए गया था। अच्छा। और अलीबाग में थे या सासवड़ ने उस तरफ था मैं, तो सब 2-3 आर्टिस्ट मिलके सब जगह बिखर जाते हैं अपने अपने स्पॉट ढूंढ कर काम। तो एक जगह मैं पेंटिंग के लिए बैठा था, तो मेरा काम ऑलमोस्ट पूरा हो रहा था, तो दोस्त ने बोला अरे यार हम कहाँ बैठे आपको मालूम है? तो मैंने बोला नहीं पता नहीं यार, पीछे देखो पीछे। तो शमशान था वो। ओह अच्छा। ओपन शमशान था, और उसमें वो आयरन के बार्स थे और कुछ रक्षा पड़ी थी, जिसको हम राख बोलते हैं जी। तो तुरंत बोला अरे यार, कभी सोचा भी नहीं था कि लैंडस्केप के लिए हम कभी शमशान में भी बैठ सकते हैं या बैठेंगे। तो तुरंत मैं अबाउट टर्न करके वहां के उसका एक लैंडस्केप किया, और वो बहुत सुंदर हुआ, बहुत लोगों को पसंद आया। उस समय फिर शाम को सब वो पेंटिंग देखते हैं तो चर्चा हुई, अरे यार सर शमशान का पेंटिंग, शमशान में जाने के लिए डर लगता है, आप तो वहाँ पेंटिंग करके आए। तो मैंने बोला देखिए ये एक जीवन का सत्य है, और वो भी सत्य चित्र का विषय का हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये पेंटिंग बनाया। पेंटिंग घर में लाया, मैंने फ्रेम भी किया, तो पत्नी ने तुरंत पूछा अरे कौन खरीदेगा? मैंने बोला मैं हर कोई चीज बेचने के लिए नहीं करता हूँ। तो ऐसे मजाक में उसने पूछा था, लेकिन वो आज भी पेंटिंग मेरे पास है, वो वाटर कलर छोटा सा है। तो ये विषय है कि इससे क्या होता है कि चित्र के लिए और ऐसे विषय होते हैं कि जो हम चित्र के माध्यम से उस एक्सप्रेशन को ऊपर ला सकते हैं। राइट। तो इस प्रकार काम करने की, इस प्रकार कला के शक्ति को पहचानने की अपने में क्षमता होनी चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार मैं काम करते रहता हूँ, तो काम करते ही रहूंगा तो मुझे कोई कैनवास देने वाला नहीं है, कलर देने वाला नहीं है, तो कोई कैसे जिम्मेदारी संभालेगा? तो अपने पैर के ऊपर खड़ा रहना चाहिए। लेकिन आज मैं कभी कभी देखता हूँ ना, तो कला क्षेत्र में ऐसे बहुत लोग हैं कि मैं बेचने के लिए नहीं करता हूँ, मैं मेरे पेंटिंग को कभी कमर्शियल टच नहीं देता हूँ। अरे ये सामाजिक जिम्मेदारी है, आप नकार कैसे सकते हैं? आपका कोई एग्जीबिशन करे, आपका कोई कैटलॉग निकाले, आपको कोई स्कॉलरशिप दे, आपको कोई फॉरेन भेजे, अरे सब फिर आप क्या करेंगे? कोई ठेका तो नहीं लिया है लोगों ने आपको पोसने का। तो ये भी उतना ही आवश्यक है। मुझे याद है एक छोटा सा रील देखा था, कभी कभी मैं रील देखता हूँ, तो उसमें वो एक आदमी या बोल रहा है 30-35 साल का, और वो कहता है कि मेरे पिताजी न जाने कभी कोई कुछ भी पूछते हैं। तो बात ऐसे, अभी देखो ना, कल की बात है, मेरे पिताजी माँ को बोल रहे हैं कि मेरे अपने बच्चे को आपने पोलियो डोज दिया कि नहीं? तो बोलते 35 साल हो गए, कब का दिया है? आप अभी क्यों पूछ रहे हैं? वो अभी भी अपने पैर पे खड़ा नहीं है। ये विनोद है, लेकिन ये सत्य है स्थिति। सही बात। ये सत्य है। महाराष्ट्र में 200 के ऊपर आर्ट स्कूल है। वो आर्ट स्कूल से पढ़ने के बाद वो खुद के कदम पैर पर खड़ा रहने की क्षमता रखता है या नहीं, और वो शिक्षा पद्धति उसका विचार करेगी कि नहीं? सही बात है।
ये बहुत बड़ी बात हो रही है और इसके बारे में सोचते नहीं है। तो लगता है कि वो यार वो कमीशन वर्क करता है। ये एक आर्ट स्कूल में एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा था मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल आर्ट एंड फाइन आर्ट। तो मैं एज एजुकेशन दोनों का सिलेबस अलग हो सकता है, लेकिन आफ्टर सिलेबस या आफ्टर योर कॉलेज आपका जो भी काम होगा वो फाइन होना चाहिए। ये कमर्शियल है इसलिए इस प्रकार का और ये फाइन है इसलिए इस प्रकार का, किसको मालूम है। सिस्टाइन चैपल फाइन आर्ट है, आज सब लोग नमन करते हैं। तो वो भी कमर्शियल वर्क था ना, उनको कमीशन दिया था ना, उनको यह करना है। तो पुराने जितने भी पेंटिंग्स है, बहुत से पेंटिंग्स ऐसे चर्च में बनाए और कहीं बनाए, मंदिर में बनाए, तो किसी न किसी कारण करवाए हैं। लेकिन उसमें फाइननेस क्या ला सकते हैं, क्योंकि आर्ट जब एक्सप्रेस होती है तो वो सिर्फ हेतु के लिए नहीं, उसमें फाइननेस, अच्छी क्वालिटी, ये सब बातें होनी ही चाहिए। और वो कलाकार की तपस्या से आता है। मुझे सिर्फ इतना पैसा मिल रहा है इसलिए मैंने ऐसा काम किया, लेकिन इसमें मुझे बहुत बड़ा मुनाफा मिल रहा था इसलिए मैंने इसमें पूरी जान। हिस्ट्री में अपनी आर्ट की क्रिएटिविटी परमानेंट रहती है, उसके पीछे क्या व्यवहार था किसी को मालूम नहीं। सिस्टाइन चैपल के भी पूरे पैसे माइकल एंजेलो को नहीं मिले थे। सही बात। ये बात आर्टिस्ट ने खुद में अपने ध्यान में रखनी चाहिए। और ये होते हुए जैसे कम होते जाएगा तो फिर स्कोप कहाँ है वहां जाएगा आदमी, लेकिन आखिर में लगेगा अरे मैंने बहुत कुछ काम किया। मेरे बड़े बुजुर्ग चित्रकार थे, तो बोलते वो उनके आंख में आंसू आते थे कि कामत जी इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी जे में पढ़ा, लेकिन अब तक मैं एक भी मेरा सोलो शो नहीं कर सका। ये उनकी वेदना थी। क्योंकि हर समय क्या है कि वो जिमी की तरह होता है, वो राक्षस की तरह होता है। वो काम आप करके देने वाले हैं तो काम लेने वाले भी बहुत आते हैं, और फिर आपको अपने समाधान के लिए, अपने चिंतन प्रकट करने के लिए, कोई काम करने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो इसीलिए बार बार मैं भी कुछ ना कुछ ऐसे पेंटिंग्स बनाता हूँ कि जो मेरे मन में विचार आया इसलिए किया। जो मेरे एग्जीबिशन में करता हूँ साल में 1-2 साल में या तो 3 साल में, ये क्यों करता हूँ? क्योंकि यह भी उतना ही आवश्यक है कि मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए कितना समय दे चुका हूँ, कितना समय देता हूँ। राइट। ये मैं नहीं मानता कि कमीशन वर्क ये सिर्फ कमीशन होता है। जैसे मेरे मन में कुछ विचार आता है और मैं पेंटिंग करता हूँ, तो कोई सामने व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा पेंटिंग चाहिए। व्यावहारिक बातें जो है एक बार तय होने के बाद फिर मैं वो उनका विचार मेरा विचार समझ के काम करता हूँ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में आपका सिग्नेचर पहचान में आने वाला है। राइट। अरे लगता तो नहीं है इनका काम। तो उस समय मैं भी नहीं रहता, और उसने तो मुझे 100 रुपया देने वाले थे लेकिन दिया तो 50 रुपए, इसलिए मैंने ऐसा ही करके दिया। ऐसा नहीं, अपना आर्ट बताने वाला, अपने आर्ट के साथ वो नाइंसाफी होगी फिर तो ये बहुत होता है कि पेंटिंग आज भी राइट्स आर्टिस्ट के पास रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो पेंटिंग सिर्फ व्यावहारिक दृष्टि से राइट्स नहीं, वो अपने पश्चात भी वो अपना पेंटिंग है इस प्रकार से बताने वाला है। सही बात। तो ये बात जो है ना, ये इम्पोर्टेंट होती है। सर लेकिन अभी जैसे होता है बहुत बार, मैंने इस बारे में 6-7 महीने पहले इस बारे में मैंने काफी सोच के कुछ लिखा भी था कि ऐसा क्यों होता है जब आर्टिस्ट नहीं रहता है दुनिया में तब उनकी पेंटिंग्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर आर्टिस्ट जिंदा है तो जीते जी उसको उतनी सक्सेस मिले। ये अलग बात है कि बोलते हैं कि जब वो मर जाता है तो और नहीं बनेगा, ये यूनिक चीजें हैं। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये जागतिक व्यवहार है, उसको कुछ नहीं कर सकते। अभी स्पैन इंग्लिश अमेरिकन मैगजीन जी, उसमें कुछ कार्टून्स आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून्स होते हैं। उसमें मैंने एक कार्टून देखा था कि
अपने यहाँ जैसे आर्ट स्कूल होते हैं, अभी अभी कुछ आर्ट क्लासेस भी, लेकिन ज्यादातर विदेश में एटेलाइट्स होते हैं। कोई भी आर्टिस्ट अपना एक क्लास खोलता है और फिर वो उसको एडवर्टाइज करता है। तो उसने वो पोस्टर लिखा था, तो उस पोस्टर को देख रहा है कि जिसको आर्ट सीखने की इच्छा है कि हमारे यहाँ पेंटिंग सीखेंगे तो आपका पेंटिंग इतने में बेचेगा, अच्छा, मतलब $100 में बेचेगा, और फिर 10 साल के बाद आपके पेंटिंग हमारे यहाँ सीखे थे इसलिए $1000 में बिचेगा, और आपके मृत्यु के पश्चात आप गिनती नहीं कर सकते इतने में बिचेगा। तो ये बात सिर्फ दीदी यहाँ की नहीं है, ग्लोबली है। तो ये एंटायरली मार्केटिंग जो है, और बहुत लोग पूछते हैं ऐसे कैसी कीमत बढ़ती है, मुझे इसमें पता नहीं। मेरी जो कीमत है वो मैं बोलता हूँ और वो मैं कीमत लेता हूँ। ये क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, तो ये अलग बातें हैं, क्योंकि जो भी बात पुरानी हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है। वो टोटली ऑक्शन, ये सब बातें है, चलती रहती है दुनिया में। ना जाने कितने, किसी ने बोला था कि अरे ये ऑक्शन में इतना ट्रेंडिंग इतना कैसे बिक सकता है, तो वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होगा, मतलब देखिए पता नहीं। जिसको हम बड़ा आर्टिस्ट समझते हैं ना, उसको हम उसके जीवन में भी और आज भी उनको बड़ा मानते हैं, लेकिन उनका पेंटिंग इतने में बिक गया इसलिए बड़ा आर्टिस्ट। ये कॉमन पब्लिक का अट्रैक्शन है। इसलिए मैंने रवि वर्मा को हम आज भी बड़ा मानते हैं, पूज्य मानते हैं। गायतोंडी जी को आज भी हम बड़ा मानते हैं, पूज्य मानते हैं, लेकिन उसका पेंटिंग इतने में बिक गया इसलिए वो बड़ा है। तो ये जिनका अज्ञान है ना, उनके लिए आकर्षण का विषय है। देखिए ये बातें होती रहती। मैंने एक बार बहुत साल पहले कि कहीं एक वर्ल्ड ऑक्शन में गांधी जी का चश्मा और हिटलर की जली हुई पैंट दोनों ऑक्शन में बहुत बड़ी कीमत पे गई। राइट। तो इसका मतलब अभी वो इतनी कीमत की है इसलिए उनको बड़ा मानेंगे क्या? नहीं है। तो कला की सही में कीमत होती है, वो कला के गुण के साथ होती है, कीमत के साथ में। वो कीमत बढ़ती जाती है, जैसे हम रहे या ना रहे जमीन तो यही रहेगी, लेकिन जमीन के भाव बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। ये भाव हम बढ़ा रहे हैं, जमीन नहीं बढ़ा रहे हैं। जमीन अपने में काबिलियत रखती है, वो आधार दे सकते हैं। उसी प्रकार कला स्वयं में कुछ गुण रखती है, उस गुणों का प्रक्षेपण लोगों के मन पे ऊपर होना चाहिए। और वो शिक्षा कला की दृष्टि से आस्वादन कैसे करना, क्यों अप्रिशिएट करना, उसी में कौन से गुण, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, उसके ऊपर बहुत बड़े लिखा भी जा सकते हैं, लेकिन कीमत के बारे में बात करना उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओल्ड विस्की ज्यादा नशीला होती है शायद, ऐसा वाला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों ने ही क्रिएट किया है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज अगर हम यही चीज को पास करते जा रहे हैं तो वो चीज वैसी ही बढ़ती जा रही है, उसे कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है या चेंज करने की नहीं। बट हाँ, मैं अपने टॉक शो में इस चीज को डिस्कस कर लेती हूँ, इसलिए ताकि एक आपके जो विचार है इस बारे में हमें पता चले। सर अभी मैं आप लोगों को सर की एक क्वालिटी बताती हूँ, जो बहुत सारी क्वालिटीज है सर में, लेकिन ना सर बहुत रोमांटिक भी है। सर की जो मैं शायरियां सुनती हूँ सर काफी रोमांटिक रहे हैं। एंड मैं आपकी वाइफ से तो कभी मिली नहीं, लेकिन वो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर हैं, हमारा टॉक शो देख रहे हैं। सर मुझे मैंने आपके ही वीडियोस में सुना था कि आपने जब शादी होने वाली थी आप लोगों की, तो एक शर्त रखी गई थी कि उनको मॉडल बनना होगा आपके पोर्ट्रेट्स के लिए। तो सर इस बारे की कहानी मैं आप चाहूंगी कि आप बताइए। मैं वही से तो मेरे चैनल पे मैंने बात बताई जी, क्योंकि कल ही 21 मई हमारी शादी की सालगिरह थी, और वैसे तो हम हर साल ये सालगिरह मनाते भी थे। तो कल मुझे लगा, और जस्ट 6 मई को उनका निर्वाण दिवस था, तो इसलिए वो एक वीडियो मैंने बनाया और मैंने डाला कि कुछ तो इस प्रकार के हम श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे अपने विचारों से जी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा योगदान था मेरे एकंदरित कार्य में। यहाँ तक कि मुझे याद है
कि हम एग्जीबिशन में मेरा पेंटिंग सब लोग देख रहे थे, तो कि कोई एक व्यक्ति आया और मेरी बहुत तारीफ करने लगा अच्छा। कि बहुत अच्छे पेंटिंग है, आपने बहुत बड़ी मेहनत की है, बहुत आपकी साधना है, तपस्या है। तो वहाँ प्रफुल्ल दानोदर जी भी बैठी थी। अच्छा। तो दीदी ने तुरंत हाथ में ए ठहरो, स्तुति इसकी नहीं इनकी करो, इनकी वजह से ये सब आज हो रहा है। तो सही में उसका उतना भी योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, उसी की वजह से ये सब हुआ। तो गांव में शादी हुई थी और उनके घर के आंगन में ही शादी हुई थी। तो शादी के समय मेरे छोटी बहन को किसी ने पूछा, ए इधर आ, तो वासुदेव की बहन है? तो हाँ। तो अभी तुम्हारे भाभी को घर आने के बाद काम क्या है? तो क्योंकि घर के सब लोगों के मैंने बार बार पोर्ट्रेट बनाए थे। अच्छा। तो उसने बोला कि वो जब बताए और जिस पोज में बताए, वो आराम से बैठे ना बिना हिलते, तो भी बहुत काम हो जाएगा। सबसे बड़ा काम है वो। तो इसके बहुत से पहले पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, मतलब इजी अवेलेबल मॉडल। तो मेरे पत्नी के, मेरे बेटी के, और मेरे कुछ दोस्त हैं, प्रकाश घाटगे, उसके भी मैंने कॉलेज में था उस समय से बहुत पोर्ट्रेट बनाए मैंने। तो अभी अभी लगता है किसी एक व्यक्ति के बारे में अपनी अटैचमेंट ऐसी होती है कि लगता है कि उसके अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग पोजेस या अलग अपने मन में कभी होता है, चलो पोर्ट्रेट करो, चलो इसको देख। कभी लाइट अरेंजमेंट होती है, कभी एक्सप्रेशन होता है, कोई मौका होता है, तो किसी भी कारण तो ऐसे पोर्ट्रेट बना था। तो उसके भी मैंने पोर्ट्रेट, और यहाँ तक कि बाद में वो जो बेड रिडन थी, और उस समय मैंने कोरोना का टाइम था, तो कुछ हम ऑनलाइन बहुत कुछ करते थे। तो सभी आर्टिस्ट लोगों को मैंने आह्वान किया कि चलो हम हर रोज कुछ 5 स्केचेस करेंगे। अच्छा। और वो अपने फेसबुक पे डालेंगे। तो लेकिन काम इतना रहता था, फिर उनकी भी शुश्रूषा करनी पड़ती, तो समय नहीं मिलता था। तो समय नहीं मिला तो भी मैं 5 स्केचेस करता था। अच्छा। कभी कभी ऐसे वो मोबाइल सब देखती थी मेरा, यहाँ तक कि मैंने ऊपर काम कितना किया है, वो नीचे आने के बाद मेरे पास जो आर्टिस्ट है उसको पूछते, सामने वर्ष ऊपर कितना काम किया, क्या काम किया, तो वो पूछते थे। अच्छा। तो उसी अनुसार रात को सोते समय उन्होंने बोला, आज के 5 स्केचेस हुए क्या? तो मैंने बोला नहीं हुए, अभी मैं तो सोई हूँ, चलो मेरे ही बना। तो उसके भी ऐसे बहुत से बेड रिडन थे उस समय, स्केचेस करता था और वो मैंने डाले थे, बहुत किए थे उसके। तो ये जो बात है ना कि ये सिर्फ वासुदेव कामत का काम नहीं था, हम दोनों का मिलकर था। तो ये अटैचमेंट जो है ना, वो पूरी लाइफ के साथ थी। तो उसकी वजह से उसके पोर्ट्रेट्स मैंने बहुत किए थे। ये जो ग्रैंड प्राइज मिला था इसको, पोर्ट्रेट सोसाइटी ऑफ अमेरिका, उस समय भी मेरे बेटी का एक पोर्ट्रेट है, बहुत सुंदर हुआ है। मेरे एक दोस्त का भी पोर्ट्रेट बनाया था। अभी कल उसके स्लाइड्स भेजूंगा कंपटीशन को, ऐसे मैं सोच रहा था, तो लेकिन मेरे मन में समाधान नहीं था। वो बोली कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है ऐसा लगता है। मतलब हाँ, नहीं है सेटिस्फेक्शन, लेकिन तो मैंने बोला तुम बैठेगी, मुझे पता था ये मुझे ही काम मेरे ऊपर आएगी नौबत, तो इसलिए यही बिठाकर फिर 2 रात में मैंने टोटल 5 आवर्स का जॉब है वो। अच्छा। 5 आवर्स में मैंने वो पोर्ट्रेट किया। तीनों पेंटिंग के स्लाइड्स मैंने भेजे थे, लेकिन सिलेक्ट ये पेंटिंग हुआ, और इसी को बाद में वहाँ ग्रैंड प्राइज मिला, क्योंकि 12 फाइनलिस्ट उन्होंने सिलेक्ट किए थे। अच्छा। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड से कुछ मोर देन 1200 एंट्रीज आई थी, उसमें से 12 फाइनलिस्ट, उसमें इंडियन मैं अकेला था। और फिर बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसको ग्रैंड प्राइज जो टॉप प्राइज है वो इस पेंटिंग को मिला। तो ये मिलने के पश्चात उसको भी बहुत आनंद हुआ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो भी कुछ करते थे हम मैं किया तो हम किया, ऐसे कभी कभी बोलते थे, क्योंकि उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन है। एक बार ऐसा ही हुआ था, किसी कॉलेज में मेरा डेमो था उत्तर भारत में, तो हम ऐसा पेंटिंग करते हैं,
तो हमने सोचा कि ऐसा करेंगे। तो एक स्टूडेंट बैठा था, ये हम बोलते हैं आप कितने लोग? नहीं, हम मतलब मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर, मेरे जो कुछ किया है उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो तालियां बजाने लगा। तो ये बात होती है कि इस प्रकार का भाव जो है ना, उस भाव के साथ इस घर में एक कला पनप रही थी जी। तो ये इसीलिए हमने घर का नाम भी तपस्या रखा था। तो ये बात जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि, और मेरा पहले से ही विचार था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो इसको भी मालूम होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। उसकी भी एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, शादी के पहले की, जब कॉलेज हुआ था और कुछ जो भी कुछ पोर्ट्रेट का काम या कुछ मिलता था तो वो छोटे मोटे काम करते रहता था। तो पिताजी ने उनके किसी पहचान वाले व्यक्ति के घर में एक पोर्ट्रेट चाहिए था, तो वो पोर्ट्रेट मैंने बनाया और फोन नंबर भी दिया पिताजी ने कि होने के बाद उनको बताओ तो वो आकर देखेंगे या तो उनको जाकर देख के आएंगे। तो मैंने उस समय बोरीली में रहते थे, काजूपाड़ा में, और स्टेशन तक फोन करने के लिए आना पड़ता था। अच्छा। तो काम मेरा पूरा हुआ और मैंने फोन किया उस व्यक्ति, तो घर में किसी महिला ने फोन उठाया। तो मैंने बोला कि जी मैं स्वयं से बात कर रहा हूँ, तो घर में साहब है? नहीं है। तो कब आएंगे? मालूम नहीं। तो आपको मालूम है कि उन्होंने पोर्ट्रेट का काम? मालूम नहीं। अरे सब इतना कुछ कोई, और कब आएंगे मालूम नहीं, कहाँ गए मालूम नहीं, सब कुछ मालूम नहीं बोल रही है। अच्छा। और फिर उन्होंने फोन रख दिया। तो फिर मुझे लगा कि ये बात सही नहीं है। मेरी जब पत्नी होगी ना तो मैं बताऊं, वो कभी मालूम नहीं बोलेंगे नहीं बोलना। हाँ सही बात है। तो इसको जब से आई तब से मैं उसको हर बात मेरी सिखाता था। मैं वाटर कलर क्या है, ऑयल पेंट क्या है, उसको कुछ मालूम नहीं था। मुझे याद है कि जब मैंने उनका, नीचे एक पोर्ट्रेट है कि जो 82 में मैंने, हमारी शादी हुई 79 में, 82 में पहला बड़ा पोर्ट्रेट मैंने उसका किया। बॉम्बे सोसाइटी का गोल्ड मेडल है उस पोर्ट्रेट का। तो मुझे व्हाइट साड़ी अच्छी लगती है, तो उसको मैं हमेशा व्हाइट साड़ी मैं देखना चाहता था। तो उसको व्हाइट ऑन व्हाइट एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी ला के दे दी। अच्छा। और पहली बार वो पोर्ट्रेट बन रहा था, पहली बार वो ऑयल पेंट देखी, क्योंकि उसको आर्टिस्ट क्या है ये भी मालूम था पहले। तो ये पेंटिंग करते हुए बार बार कहाँ तक हुआ, कैसे हुआ देखने के लिए आता। तो वो पैलेट को इतना बार कलर लगा, वो साड़ी फिर से पहनने लायक रही नहीं। कहने की बात है कि जिसको कुछ मालूम नहीं था वो उसने इतनी डेवलपमेंट, और इसी बाद में आखिर वो खुद लैंडस्केप करती थी, वो खुद वाटर कलर वॉश में इतनी मास्टर हुई थी। वो सभी चीजें कहाँ रखी है, कितना दे, उसकी डायरीज जो है ना, उस डायरीज में मैंने किस चित्र के ऊपर कितना दिन काम किया है वो उन्होंने नोट करके रखा है। तो इतनी इस प्रकार का नोटिफिकेशन, ये हमारी अटैचमेंट उस प्रकार की थी। तो ये सब बातें अभी भी याद आती है। तो इसलिए अभी 5 साल हुए ऐसा लगता नहीं है मुझे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं बताता हूँ, मतलब उनके जाने के बाद मेरे एक दोस्त का ही फोन आया। उसने कंडोलेंस किया 2 दिन के बाद और बोलता है कि वासुदेव, हम सभी आर्टिस्ट हैं, हमारी भी पत्नियां हैं, लेकिन तुम्हारी भारती कुछ अलग ही था। उसका भारती था, लेकिन मैं तो गृहिणी बोलता था। अभी तक मैंने कभी उसको भारती इस नाम से पुकारा ही नहीं। नहीं, कभी नहीं। तो ये गृहिणी बोलता था मैं उसको। तो मैंने बोला कि वो अलग थी, कुछ उसकी यादें हैं तो लिख लो। 2 दिन प्रयत्न किया, बाद में वैसा ही रखा, ना जाने कब लिखूंगा। लेकिन ये बात बहुत आवश्यक है कि आर्टिस्ट खुद को कभी अकेला ना महसूस करे। और आर्टिस्ट, मैं ही सिर्फ आर्ट के बारे में जानता हूँ और घर के लोग कुछ नहीं जानते हैं, इस प्रकार का विचार या विषय डिस्कशन घर में नहीं होना चाहिए। मेरे गैर हाजिर, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो फेसबुक वगैरह सब वही हैंडल करती थी। अच्छा। और फेसबुक पे दोस्त करना या किसी को दोस्त नहीं करना वही देखती थी। मैं पहले मैं नहीं देखता था। तो कभी कभी कोई
सर मुझे स्केचिंग डेवलपमेंट करना है, क्या करना है? तो वही खुद लिखती थी कि सर का ये पुस्तक है, स्केचिंग एंड ड्राइंग। तो फिर तुरंत उसका आंसर आता था, ये मेरे पास है। तो फिर वो पढ़ो और फिर करो। सही बात। तो इस प्रकार उसकी इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार से थी। मतलब मैंने हमारे जितने भी टॉक शो हुए हैं, ये पहला टॉक शो है जहाँ पे हमने एक आर्टिस्ट की लव स्टोरी सुनी है। एंड आई वॉज कीन ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज एज यू नो आई एम अ शाहरुख फैन। तो ये अलग बात है कि हमारे हस्बैंड इतने रोमांटिक नहीं है। बट ये है, जब मैंने सर की वो पोएम पढ़ी, आई लिटरली देयर वर टीयर्स इन माय आईज। मतलब मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी पढ़ के ही। मैंने सर से आज बात करते हुए इस बात जरूर छेड़ूंगी मैं कि आपने एक्चुअली में उनको अपनी कला में इन्वॉल्वमेंट रखा है। एंड आई थिंक सो नाउ आल्सो शी इज इन्वॉल्व। मतलब ये इस रूम का जो ऑरा है ना, कैन सी आई कैन हैव अ गूज बम्प्स ओवर हियर कि वो है वैसा ऑरा सर के साथ। सर रियली मैं नहीं मिलके लगता है कि मैं मिली हुई हूँ। सर हमारे जो दर्शक हैं, जो लर्नर्स हैं, इवन आपके स्टूडेंट्स हैं और काफी आर्टिस्ट हैं जो बेसब्री से मुझे पूछ रहे हैं कि वासुदेव जी का कब इंटरव्यू फिर से होगा, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए ये स्माइल। मैं किलिंग बात है, स्माइल। मैं अपने ये शायद आखिरी प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का उत्तर कभी कभी हर एक का किसी ना किसी क्षेत्र में इंटरव्यू जब होता है तो ये प्रश्न आता है कि अपने दर्शकों के, आपके आने वाले कलाकारों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब था तब मुझे याद है कि प्रसिद्ध भारत रत्न गायक अपने भीमसेन जी, तो भीमन्ना को उसी प्रकार प्रश्न पूछा कि आप नए उभरते हुए छात्रों को, संगीत सीखने वालों को क्या संदेश देंगे जी। तो फिर वो भी कुछ पहले कुछ बोले ही नहीं, लेकिन बाद में बोले कि क्या बताऊं, एक या 2 साल कोई किसी के पास सीखता है और तुरंत वो कामना रखता है कि मैं भी महफिल लगाऊं। और हम सीखने के लिए हमारे गुरु के घर पानी भरते थे, तब कोई एक राग या तो कोई एक रचना सीखने को मिलती थी। जो कुछ हम करते हैं उस करने के इसमें तपस्या बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने गले से गाइए। तो ये जो बात है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गाने के क्षेत्र में था इसलिए उन्होंने बोला कि अपने गले से गाइए। यहाँ स्टाइल की बात आती है। भीमन्ना ऐसे गाते हैं तो हम उसको कॉपी करेंगे या उसका अनुकरण करेंगे, वैसा नहीं। तो अपने अंदर जो कला है ना, जो कुदरत ने दी है या परमेश्वर ने दी है, उसको बाहर आने दीजिए। नकल करने में भी कला होती है, लेकिन वो न कला है, इसलिए उसको नकल बोलते हैं। जो बड़े बड़े नकलाकार है उनको मैं दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन देखिए यहाँ तक ऐसे कलाकार हैं कि आप किसी नट का नाम ले लो, वो तुरंत बोलते बोलते उसका स्टाइल में बोलना शुरू करता है। राइट। वो शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बात करेगा, थोड़े दिन के बाद तुरंत वो जैकी श्रॉफ जैसे बात करेगा, वो अमिताभ जैसे बात करेगा। लेकिन अमिताभ को कभी नकल करते समय आपने देखा है? नहीं। जैकी श्रॉफ को देखा है? नहीं। तो नकल करने में, हम बाहर के ही दुनिया को नकल करने में अपने कला का सामर्थ्य क्यों व्यय कर रहे हैं? सही बात। ये बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी किसी को नकल करने के लिए नहीं है, लेकिन जो कुदरत ने अपने इर्द गिर्द दिया है और अपना कुछ अनुभूति है, अपने कुछ विचार है, उसको तो प्रकट करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। अपने में सचमुच कला है। कभी कभी कला क्षेत्र में किसी
प्रसंग में नकल करने का अच्छी बात है। आशा भोसले जी कितनी अच्छी तरह कभी सुधीर फड़के की नकल करते थे, कभी किसी संगीतकार की नकल करके दिखा, लेकिन आशा भोसले तो वो नकल करने के बदले अपने में जो ओरिजिनल है ना वो लोगों के सामने रखे। परमानेंट वो रहने वाला है, जो परमानेंट है ना उसकी याद रहती है, परमानेंट है ना उसको ज्यादा टालियां मिलती है, लेकिन जो क्षणिक है उसको सिर्फ उस क्षण के लिए ही टालियां मिलती है, उसको कोई याद नहीं रखता है। याद नहीं रखेगा, सही बात। तो ये बहुत आवश्यक है। अभी तो नकल करने के लिए तो एआई आ गए। हाँ हाँ, मैं बात करते ही बोलूं तो मेरे ही आवाज में कल वो आप इंग्लिश में दे सकते हैं। तो ये सब हुआ है। देखिए ये तो होते रहेगा, आते रहेगा, ये सब बातें आएगी, हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने अंदर जो दिल है और अपने मन में जो कुछ है उसको प्रकट करने के लिए जो कुदरत ने दिया है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुदरत हमेशा उसी की गति से चलती है। ये नई नई चीजें आएगी, स्पीड बढ़ते रहेगा, स्पीड बढ़ा है इसलिए अपने आयु की जो गति है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब कुछ हो रहा है, तो ये निसर्ग के गति से, तो ये जो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी है ना ये भी कुदरत की देना है, उसको हम कभी नहीं बदल सकते। ये सब बाहर वाले ये अपने ऊपर बुरा इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे अभी अभी हमने बात की थी कि अभी फोन नंबर याद ही नहीं है, पहले याद थे। तो हमने ये गवाया है कि इनकम क्या है, तो हमने कुछ पाने के बदले कितनी गवाया है वो हमें पता नहीं है। सही बात है। तो इसी प्रकार ये सब चीजें आती रहेगी, लेकिन हम अपनी तपस्या में और कंट्रीब्यूशन में कभी खंड ना पड़े, उसमें कोई गैप ना आ जाए, अंतर ना आ जाए। इसके लिए हर एक कलाकार ने याद रखना चाहिए कि मैं कुछ करूं और सबके लिए दे दूं। मैं हमेशा कहता हूं कि तपस्या और साधना जो होती है ना वो अकेले में करनी चाहिए, लेकिन जो करते हैं उससे जो पाते हैं ना वो प्रसाद जो होता है वो बांट के खाना चाहिए। क्या बात। तो ये बात बहुत आवश्यक है। मैं मेरी पेंटिंग सिर्फ मेरे लिए बनाता हूँ और मैं किसी के लिए जिम्मेदार नहीं रहता हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये पेंटिंग आपने की जरूर है, लेकिन करने के पश्चात आपके स्वाक्षर के बाद वो खुद इंडिविजुअली जीती है और उसके ऊपर देखने वालों का उतना ही अधिकार रहता है। तो ऐसे हम कभी कभी बच्चों को बोलता हूँ कि देखिए हर पेंटिंग प्रदर्शन की क्या बोलते हैं जन्म सिद्ध उसका अधिकार रहता है कि मैं प्रदर्शित हूँ। वो किसी के दिखाने के लिए नहीं है ऐसा कोई कलाकार नहीं बोल सकता है। अच्छा, तो ये बहुत आवश्यक है। तो इस दृष्टि से कलाकार कोई भी क्रिएशन करता है तो यह सोचना भी आवश्यक है कि मेरे पश्चात ये पेंटिंग समाज मन दूषित ना करे, इस प्रकार की मेरी कृति होनी चाहिए। नहीं मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने किया, मेरे अच्छा लगा लेकिन आपको तो अच्छा लगा लेकिन औरों को भी अच्छा लगे, यह विचार रखना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, लोगों के प्रति अनुकंपा रखते हुए आपको काम करना है, आपको चलना। ये जो परमानेंट सेंटेंस जो अपने महापुरुषों ने बताया ना वो इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कुछ किया मैंने आनंद तो ले लिया, लेकिन वो बहुजन हिताय होता है, लोकानुकंपाय होता है कि नहीं, यह भी आवश्यक है। लेकिन ये तो आप पेंटिंग को कहा अध्यात्म के साथ जोड़ रहे हैं, अरे यही तो बात है। आदि आत्म जो है ना वही तो प्रकट होता है ना वो। सही बात। इस प्रकार का विचार रखने वाले नहीं हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। यह आज की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी सब बातें चर्चाएं सब चलती रहेगी, लेकिन क्रिएटिविटी को अमर करने के लिए कलाकार ने क्रिएशन करने के पहले सोचना चाहिए कि मैंने जो किया है वो क्षणिक है
या चिरंतन है। इस प्रकार का विचार करते हुए काम करेंगे तो अच्छा परिणाम जरूर आएगा, इसे आशा रखते हैं। अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए, ऐसा सर कहना चाह रहे हैं। सर एक आपने गलत कहा कि वो आखिरी प्रश्न नहीं था। आखिरी प्रश्न अभी आएगा कि आपको हमारे शो पर कैसा लगा। हाँ, एक अच्छी बात है कि कोई ऐसे फ्रीली प्रश्न पूछते हैं और तो फ्रीली उत्तर देते हैं, कुछ तय करके ना आते हुए मुक्त चर्चा होती है, वो बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि मैं भाषण भी करता हूँ तो नोट्स लेके नहीं जाता हूँ, कुछ पाठांतरित करके नहीं कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार आप फ्रीली आए, आपने प्रश्न पूछे और इस प्रकार का संवाद होना आवश्यक है। कल इस स्थान पे और कोई आर्टिस्ट होगा, लेकिन उसके साथ चर्चा करते समय उसके मन में जो विचार है ना, वो प्रकट करने जैसे प्रश्न पूछना और उस प्रकार का संवाद होना यह आवश्यक है। संवाद की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि संवाद नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बात ऐसी है कि कभी कभी कोई आर्टिस्ट कहते कि हम अपने विचार तो चित्रों से प्रकट करते हैं, इसलिए हम उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। सही ऐसी बात नहीं है। तो फिर भगवान ने आपको जन्म से ही मोह दिए ना देते हुए सिर्फ हाथ में कला देते थे। ये बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए नहीं, बोल भी सकते हैं ना। और अपने मन में कुछ विचार है इसलिए तो प्रकट किया। वो टोटली पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट या केवलाकारी हो या कुछ हो, लेकिन आपके मन में ये कैसे उत्पन्न हुआ, इस प्रकार से बात करना। तो ये संवाद आवश्यक है। चित्रकार ने बोलना भी चाहिए। नट जो होता है वो सिर्फ दूसरे ने लिखा हुआ ही पाठांतर करके एक्टिंग करेगा ना। वो भी अपने श्री राम लागू बहुत अच्छे विचारक थे, विक्रम गोखले बहुत अच्छे विचारक थे। कभी कभी अमिताभ जी किसी औपचारिक मंच पर आते हैं तो अपने पिताजी की यादें बताते हैं, पिताजी की कविता बताते हैं, उसके बचपन। तो ये बात क्या है, वो सिर्फ लिखा हुआ पढ़ना और पाठांतरित करना वैसे नहीं करते। तो उनका एक व्यक्तिमत्व, ऐसे इस प्रकार के संवाद से व्यक्तिमत्व जो है ना, वो भी लोगों के सामने प्रकट होता है। तो इसलिए आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। कलाकार जो कुछ अपने कोरे कैनवास के ऊपर बनाता है वो मैजिक होता है, लेकिन उस मैजिक के पीछे सिर्फ हाथ चालाकी नहीं, विचार भी होता है। यह इस प्रकार के संवाद से लोगों के सामने आता है। अरे उसके हाथ में कला है, अरे हाथ में नहीं, दिल में भी तो कुछ बात है ना। तो सिर्फ वो कला होती तो सिर्फ कारागिरी दिखाता। मेरा पेंटिंग सिर्फ स्किल दिखाने के लिए नहीं है। स्किल इज माय टूल। मैं कोई रियलिस्टिक पेंटिंग करता हूँ या मेरे पेंटिंग में एकेडमिक शैली प्रगत रूप से दिखती है, तो इसका कारण मुझे स्किल दिखाना है इसलिए नहीं है, लेकिन मेरी बात रखने के लिए मेरी जो काम करने की पद्धति है वो ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए मैं काम करता। तो मेरे पेंटिंग में मुझे कुछ नैरेट करना अच्छा लगता है। आज पेंटिंग में नैरेट नहीं करना अच्छा समझते हैं। नहीं 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 नहीं, There should be a story. तो नैरेट कौन करेगा फिर? तो कीर्तनकार करेगा क्या? भाषण देने वाला, व्याख्यान करेगा, नेता करेगा? अरे हम भी आर्टिस्ट कुछ नैरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम वैसे जीते हैं, ऐसा विचार भी करते हैं, आचरण रखते हैं, तो उसी प्रकार के विषय के चित्र बनते हैं। जी जी सर, आज बहुत ही मजा आया आपके साथ बातें करके। एक सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सर आपकी अगला वर्कशॉप जहां भी होना, एक मॉडल आपके लिए है। सर मतलब इट विल बी माय ड्रीम कम ट्रू। आप मुझे मॉडल बना के रख दीजिए। एंड आपने ये गलती कर दी। चलेगा? गलती ऐसे है कि जब मुझे लगता है तब मैं पेंटिंग फ्रीली करता हूँ। जब कोई बोलते कि मेरा पेंटिंग बनाओ तो मेरे चार्जेस होते हैं। सर आई एम फाइन विद इट। आई एम फाइन विद इट। छोटी सी बात आखिर के ह्यूमर बताता हूँ जी। एक बहुत बड़े, अभी उनका नाम वगैरह लेने की जरूरत नहीं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, और उनका मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उनका पोर्ट्रेट किया था। जी। फिर बाद में मेरा जब ग्रैंड प्राइज मिला
तो उस ग्रैंड प्राइज में भी उनके हाथ से सत्कार हुआ, तो जीसस क्लब आर्ट में होता, तो उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स ने हम काम भी देखना चाहते हैं। तो मैंने फिर उन्हीं का पोर्ट्रेट किया, थोड़ा सा जस्ट एज अ डेमो किया था। फिर घर आकर फिर उसको थोड़े से एज अ प्रेजेंटेबल करना, इसलिए मैंने वो स्टूडेंट्स के लिए डेमो किया था, लेकिन काम करके फिर उनको देने के लिए गए। तो घर के नज़दीक ही एक गांव में उनकी सभा थी, तो सोचा कि यहाँ नज़दीक आया तो वहाँ देखें। दे देता। तो जैसे मैं सभागृह में एंट्री किया पेंटिंग के साथ, तो उन्होंने उनका भाषण चला, उन्होंने देखा मुझे, तो तुरंत उन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ग्रैंड प्राइज मिला था, उन्होंने उनका हमने सत्कार किया, तो उन्होंने मुझे पोर्ट्रेट मेरा बनाया था, शायद कामत जी वही लाया है ना। मैं बोला हाँ लाया, इधर लाओ इधर। तो स्टेज के सामने बोला, लोगों को भी अच्छा लगा। कार्यक्रम हुआ, उनको पोर्ट्रेट दिया। जाते जाते कोई एक कॉर्पोरेटर होगा, कोई पता नहीं, कामत जी 1 मिनट रुकिए। तो मैं हाँ जी बताइए, हमारा भी पोर्ट्रेट बनाओ यार कभी। फिर मैंने बोला कि जरूर बनाऊंगा। लेकिन जब कोई कहता है कि मुझे लगता है कि इसका पोर्ट्रेट बनना चाहिए, तो मैं बनाता और फ्रीली दे देता हूँ। लेकिन जब कोई कहता है कि मेरा पोर्ट्रेट बनाओ, तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो फिर वो कॉर्पोरेटर ऐसा देखते हैं, सर मतलब जब आपको लगे तब बनाओ। जब आपको लगे तब बनाओ। सर मतलब ये वो बात हो गई, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, वो हो गया ये। सर नहीं, लेकिन सच में आप जिस दिन मेरा पोर्ट्रेट बनाएंगे ना, तो चार्जेस को मैं नहीं सोचूंगी। क्योंकि वासुदेव कामत जी ने बनाया होगा वो पोर्ट्रेट। सर बहुत ही मजा आया आज, मतलब It was a fun packed full episode जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू। This is Magic Moments with Anjali Arora, unfolding the passion journeys.